हाय एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने ओएम का एमसीक्यूज डिस्कस किया था, तो इस वीडियो में अपना एजेंडा होगा एसएम का एमसीक्यूज डिस्कस करके जितना भी अपना 40 मार्क का ऑब्जेक्टिव आने वाला है सीएमए इंटर पेपर 9 ओएम एसएम के एग्जाम के लिए, वो 40 मार्क्स अपना फुल फ्लेजेड वे में कवर हो चुका होगा। कैसे भी मोड में आए अपने उसको अटेम्प्ट करना जानते होंगे क्योंकि आपने ओएम का कर लिया है। इनकेस आपने नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वो रेफर कर लो। ओएम रिलेटेड हमने 127 एमसीक्यूज जो बिट क्वेश्चंस का मटेरियल सीएमए इंस्टीट्यूट का दिया गया है उससे ही पढ़े हैं। बेस्ट रेफरेंस मटेरियल वो अपने लिए बनता है क्योंकि दैट इज जस्ट अ कंपाइलर ऑफ ऑल पास्ट क्वेश्चंस। तो पास्ट क्वेश्चन पेपर्स में आप अगर उठा के देखोगे वही सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो वो एक अच्छा रेफरेंस मटेरियल है। ओएम का हमने कर लिया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग एसएम रिलेटेड वही सेम पीडीएफ, वो पीडीएफ का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेम पीडीएफ है बिट क्वेश्चंस वाला जो हमने ओएम में रेफर किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, वो आप डाउनलोड कर लो। और टुवर्ड्स द एंड अगर आप उस पीडीएफ में पेज नंबर 29 पे आ जाओगे, सीएमए इंस्टीट्यूट का ही मटीरियल है अपना, पेज नंबर 29 पे आ जाओगे, आपको दिखेगा वहां पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के एमसीक्यूज चालू होते हैं। तो अपने ये एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। 62 एमसीक्यूज है, मैं एकदम सीक्वेंस में इसको डिस्कस करूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके पूरा क्वेश्चन नंबर 62 तक अपने जाएंगे। लास्ट में इसके बाद आपके पास आंसर्स भी है। तो अगेन दो तरीका है आपके पास इसको सॉल्व करने का। या तो सबसे पहले आप एक बार वीडियो को रोक दो और सारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 62 पीडीएफ में पहले खुद से सॉल्व करने का ट्राई कर लो। एंड देन जहां जहां अटको, आंसर्स दिए गए हैं पीछे, जहां जहां अटको आप वहां वहां रेफर कर लो साथ में। या नहीं तो आपको अगर लग रहा है कि ज्यादा टाइम लग जाएगा सॉल्व वगैरह करने में, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लो इस वीडियो का और मेरे साथ साथ आप सॉल्व करते हुए चलो। हम लोग एकदम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 62 सीक्वेंशियली चलेंगे, डिस्कस करते करते, सॉल्व करते करते फटाफट से इस वीडियो को कवर करेंगे। परफेक्ट, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, व्हाट इज बेंचमार्किंग? बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन अपने को सिलेक्ट करना है। नॉर्मल जैसे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे। यहां पहला बोला बेंचमार्किंग क्या है। बेंचमार्किंग हमने पढ़ा कि हम क्या करते हैं, एक बेंचमार्क को क्रिएट करते हैं। बेंचमार्क मतलब क्या, कोई स्टैंडर्ड या परफॉर्मेंस बेंचमार्क या परफॉर्मेंस का एक मेजरमेंट क्राइटेरिया जो अपने को फॉलो करना है, जो ट्राई करके अचीव करना है, राइट। तो बस वैसा कुछ सोचते हैं, खोजते हैं। देखो तो पहला बोल रहा है परेटो एनालिसिस, ये बेंचमार्किंग नहीं होता। सेकंड बोल रहा है इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस को आप खोजते हो फॉर बेटर परफॉर्मेंस। तो बेंचमार्क के लिए हम लोग इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक बेंचमार्क की तरह यूज कर लेते हैं ना, तो बिल्कुल ये बेंचमार्क की तरह काम कर सकता है। तो ऑप्शन बी अपना आंसर होगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बोल रहा है सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी क्या होगा। और अगर आप इसमें ऑप्शंस पढ़ोगे, सारे ऑप्शंस पढ़ोगे, देखो पहला बोल रहा है बायर लॉयल्टी होगा, प्राइस प्रीमियम चार्ज किया जाएगा। थर्ड में प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, मतलब हर प्रोडक्ट का अपना इंडिविजुअल एट्रीब्यूट होगा, कुछ प्रोडक्ट के ऐसे फीचर्स होंगे। फोर्थ, प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़िया होगा। या फिफ्थ में अलग अलग ग्रुप ऑफ बायर्स होंगे। तो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी में बिल्कुल यही सारे फीचर्स होते हैं। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी क्या होता है, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी वो होता है जैसे सपोज करो इंडियन रेलवेज डिफरेंशिएशन कैसे करता है, वहां अलग कैटेगरी ऑफ बायर्स है, कोई स्लीपर क्लास में जा रहा है, कोई 1 एसी में जा रहा है, कोई 2 एसी में जा रहा है, कोई 3 एसी में जा रहा है। अलग अलग क्वालिटी ऑफ सर्विस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, अलग अलग प्राइसेस हैं। 1 एसी में जाओ तो हाईएस्ट प्राइस, स्लीपर क्लास का लोएस्ट प्राइस। तो वो अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग चीज, अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी क्या है। तो इसको कैसे पढ़ने का है, देखो एक डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी में प्राइस प्रीमियम रहेगा, हायर प्राइस रहेगा, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, प्रोडक्ट फीचर्स अलग अलग रहेंगे, क्वालिटी अच्छा रहेगा और अलग अलग बायर के ग्रुप रहेगा, अलग अलग बायर्स के ग्रुप्स रहेंगे। पर डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हम तब बोलेंगे जब इन सारे फीचर्स के वजह से बायर वो कंपनी की तरफ लॉयल बनता है, मतलब जब लॉयल्टी इंक्रीज हो तब। तो लॉयल्टी जब बढ़ेगा तब बोला जाएगा कि आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल था, जो कि क्वेश्चन पूछा है। सेंस बना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, बीपीआर क्या है।
बीपीआर में मैंने आपको बोल रखा है 3 चीज जो आपको खोजना है। फंडामेंटल रीथिंकिंग, हम स्क्रैच से सोच रहे हैं। रेडिकल रीडिजाइन, एकदम स्क्रैच से सोच के पूरा रीडिजाइन करो। एग्जिस्टिंग डिजाइन क्या है उस पर कोई रेलेवेंस नहीं है, उससे कोई उससे कुछ लेना देना नहीं है अपने को। एंड थर्ड, एक सब्सटेंशियल या ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट है। यहां कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट नहीं होता। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट बेंचमार्किंग में होता है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में हमने पढ़ा है, पर यहां कोई कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट नहीं है। करेक्ट है। तो यहां रीथिंकिंग, रेडिकल डिजाइन देखो, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। कल्चर क्या है? व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर? कल्चर मतलब क्या? कुछ वैल्यूज, कुछ बिलीव्स ऑर्गेनाइजेशन के जो फॉलो करता है। जैसे टाटा ग्रुप का कल्चर बहुत अच्छा है। वो यूजुअली कभी भी एम्प्लॉयज को फायर नहीं करता, एम्प्लॉयज को जॉब से निकाला नहीं जाता। सो ये उनके वैल्यूज का प्रिंसिपल है। टाटा ग्रुप का CSR बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत ज्यादा चैरिटी सर्विसेज करते हैं। ये उनके वैल्यू सिस्टम का एक पार्ट है। तो इनमें से ये कौन सा आंसर होना चाहिए? आर्ट्स, अप्रिसिएशन फॉर आर्ट्स, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू एक्ट इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर टू इट्स एम्प्लॉइज, नहीं, ये कोई कल्चर नहीं हुआ। कॉम्बिनेशन ऑफ A and B, नहीं। नेक्स्ट आप देखो, डीपर लेवल ऑफ बेसिक अजम्पशंस एंड बिलीव्स विच आर शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ द फर्म, यही तो हुआ ना कल्चर। कुछ अजम्पशंस और बिलीव्स जो हम हर एक मेंबर फर्म में, हर एक एम्प्लॉय के दिमाग में बैठा के रखते हैं और इंश्योर करते हैं कि वो लोग भी सब कुछ को फॉलो करें। सेंस बना। नेक्स्ट 5, क्वेश्चन 5 बोल रहा है इनोवेशन स्ट्रैटेजी क्या है? इनोवेशन मतलब क्या? कोई नए प्रोडक्ट या कोई नए फीचर को डेवलप करना। जैसे एप्पल जब नया आईफोन लेके आता है तो उसका R&D डिपार्टमेंट क्या करेगा? उस नए मॉडल को पहले इनोवेट किया जाएगा, फिर ट्रायल रन किया जाएगा, फिर वो प्रोडक्शन में जाके कस्टमर के पास पहुंचता है। तो इनोवेशन क्या है? क्या वो डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है, ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी है? नहीं, वो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, वहां तो नया प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्डिंग टू एंटिसिपेटिंग कस्टमर्स नीड्स एंड मार्केट डिमांड्स, यही तो हम शायद कर रहे होते हैं इनोवेशन में। क्या करते हैं? कस्टमर के नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को समझ के एक नया प्रोडक्ट या सर्विस बनाना, राइट? दैट इज व्हाट वी कॉल इनोवेशन। तो ये हुआ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को कैसे डिफाइन करेंगे हम? क्या वहां लिस्ट ऑफ एक्शंस है अबाउट प्लानिंग? इससे बेटर आंसर हो सकता है। क्या वो एक स्टेटमेंट है जो बताता है कि कंपीट कैसे करे, ग्रोथ का बात करेगा और इन्वायरमेंट को असेस करने का बात करेगा? ये नैरो व्यू बता रहे हैं। वो जरूरी नहीं आपको हमेशा बोले ग्रोथ, स्टेबिलिटी भी तो एक स्ट्रैटेजी हो सकता है, राइट? नेक्स्ट, अबेटमेंट ऑफ एक्टिविटीज। अबेटमेंट मतलब बंद कर देना, ऑर्गेनाइजेशन काम कर देना बंद कर दे? नहीं। नेक्स्ट, अ कोर्स ऑफ एक्शन, जहां पे हम अलग अलग स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स बनाते हैं। ऑल्टरनेटिव्स आर क्रिएटेड, रिसोर्सेज को स्पेसिफाई करते हैं क्या रिसोर्सेज यूज होंगे ताकि अपना ऑब्जेक्टिव्स पूरा हो पाए। स्ट्रैटेजी यही तो है। स्ट्रैटेजी में हम करते क्या है? अलग अलग डिफरेंट कोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव्स डिजाइन करते हैं। वेरियस पॉसिबल स्ट्रैटेजीज में से कोई एक जो अपने लिए बेस्ट सूटेड स्ट्रैटेजी है, डिपेंडिंग ऑन आवर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, उसको सिलेक्ट करते हैं और उसी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट किया जाता है, जहां पे रिसोर्सेज का कुछ रिक्वायरमेंट आएगा। तो ऑप्शन डी बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है। सेंस बना? तो अपने को क्लियर कट सिर्फ इतना करना है, सारे पॉसिबल ऑप्शंस में से जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन लग रहा है वो पढ़ के सिलेक्ट कर देना है। क्लियर है बात? नेक्स्ट, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट क्या है, कैसे डिफाइन किया जाता है? क्या वो मार्केटिंग का कोई हेल्प करता है? नहीं। क्या उसमें मैनेजर्स होते हैं जिनका कंट्रोल होता है ओवर रिसोर्सेस? हाँ। स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट जो हमने रिलायंस का एग्जांपल लेके डिस्कस किया हुआ है, रिलायंस में 3 डिपार्टमेंट्स, 3 SBUs होते हैं। नंबर 1 इज उसका ऑयल टू केमिकल डिवीजन, पेट्रोलियम वाला सेक्शन। नंबर 2 जिसको आप जियो के नाम से जानते हो, टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस बोलो। और नंबर 3 हो गया अपना रिलायंस रिटेल वाला सेगमेंट, जो जैसे रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस फुटप्रिंट, रिलायंस डिजिटल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहां पे क्या है, रिलायंस ग्रुप के पास 3 अलग अलग बिजनेसेस हैं। वो एक बिजनेस है विद इन रिलायंस इंडस्ट्रीज। सेंस बना? तो इसके अलग अलग मैनेजर्स है, इन तीनों में अलग अलग मैनेजर्स होंगे, अलग अलग एग्जीक्यूटिव्स होंगे। नेक्स्ट, क्या ये इसमें टेक्नोलॉजी होगा? ऐसा कुछ नहीं है। रिसोर्सेज एलोकेशन में हेल्प करेगा? नहीं। टैलेंट एंड पोटेंशियल, ये सब बकवास बात किया। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर अपना क्या है?
मैनेजर्स अलग अलग होंगे ताकि बेटर कंट्रोल हो सके। बिल्कुल। नेक्स्ट, इंडियन एयरलाइंस अगर अपना एयर फेयर को कम करता है दिल्ली मुंबई सेक्टर में, दिल्ली से मुंबई जाना है, उसका एयर प्राइस को अगर वो ड्रॉप करता है तो क्या होगा? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? कॉस्ट लीडरशिप? नहीं, यहां पे वो कॉस्ट कम नहीं किया, उसने तो अपने प्राइस को कम किया, यहां कॉस्ट का कोई बात नहीं हुआ है, तो कॉस्ट लीडरशिप नहीं, प्राइस लीडरशिप। हां, ये पॉसिबल आंसर है क्योंकि इंडियन एयरलाइंस ने इस केस में क्या कम किया है? अपने प्राइस को, सेलिंग प्राइस को उसने कम किया है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यहां कोई अलग फीचर या अलग सर्विसेज का बात नहीं किया, और यूजुअली डिफरेंशिएशन में हम प्राइस को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, फोकस या रिटेंशन, ऐसा कोई बात नहीं किया, तो रहा प्राइस लीडरशिप। सेंस बना। नेक्स्ट, बीसीजी मैट्रिक्स हमने पढ़ा है, उसमें 4 प्रोडक्ट्स होते हैं, डॉग क्वेश्चन मार्क, याद आ रहा होगा आपको, स्टार, कैश काउ, स्टार प्रोडक्ट, कैश काउ प्रोडक्ट, डॉग्स एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहां फोकस किया गया है क्वेश्चन मार्क वाले प्रोडक्ट में। पहले तो ये डिसाइड कर लो बिफोर रीडिंग द ऑप्शंस कि क्वेश्चन मार्क कौन सा हुआ। बीसीजी मैट्रिक्स मतलब नीचे में होगा कंपनी का मार्केट शेयर और राइट साइड में होगा मार्केट ग्रोथ। मार्केट ग्रोथ कितना पॉसिबल है। अब जब सेंस बना तो यहां पे अपने को क्वेश्चन मार्क में कौन सा सेगमेंट है? क्वेश्चन मार्क में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हाई है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हाई है पर आपका मार्केट शेयर अभी के लिए लो है, तभी तो उसको क्वेश्चन मार्क बोलते थे ना। क्यों? क्योंकि वहां दोनों पॉसिबल ऑप्शन है। मार्केट ग्रोथ तो इस केस में हाई है ही, ग्रोथ इज हाई, ग्रोथ इज हाई, पर आज का आपका शेयर कम है, तो शेयर क्या कल को बढ़ पाएगा? वो क्वेश्चन मार्क लग जाता है। सेंस बना। तो ये ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? पहला, यील्ड्स लो करंट इनकम, मतलब शेयर कम है तो इनकम कम आ रहा है, बट हैज ब्राइट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। हां, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स तो है, तो इसका तो भाई ऑप्शन ए ही सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योर के लिए विजन मिशन से पहले आता है, मिशन विजन से पहले आता है, दोनों एक साथ बनाए जाते हैं या दोनों अनइंपॉर्टेंट है और प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट है? ये सब ऑप्शन दिया है, ये तो हमने पढ़ रखा है। सबसे पहले अपने बनाते हैं विजन जो फ्यूचर का बात करेगा, फिर उससे बनता है मिशन, उससे बनता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए अपने बनाते हैं एक स्ट्रैटेजी। सेंस बना। तो इसमें क्या हो रहा है? विजन इज बिफोर द मिशन, ऑब्वियसली करेक्ट है बात। नेक्स्ट, टिपिकली प्रॉफिट्स आर हाईएस्ट इन विच स्टेज ऑफ इंडस्ट्री लाइफ साइकिल? इंडस्ट्री लाइफ साइकिल में 4 स्टेज, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। प्रॉफिट्स कहां हाईएस्ट होंगे? वहां जहां सेल्स हाईएस्ट है, करेक्ट। और सेल्स कहां हाईएस्ट है? ग्रोथ के फेज में। ग्रोथ के फेज में सेल भी हाईएस्ट रहता है क्योंकि हम एडवर्टाइजिंग कॉस्ट वगैरह इनकर कर रहे होते हैं, तो लोगों को पता चलता है, दे बिकम अवेयर, कस्टमर्स आते हैं, डिमांड करते हैं प्रोडक्ट को। साथ ही साथ कॉस्ट कम रहता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट हम ले रहे होते हैं। ये सब अपना डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट, बीसीजी मैट्रिक्स कौन से 2 डिमेंशन पे बना है? अभी अभी जो डिस्कस किए, एक तरफ है कंपनी का मार्केट शेयर और दूसरी तरफ है मार्केट ग्रोथ, इंडस्ट्री का मार्केट ग्रोथ कैसा है। देखो, मार्केट शेयर एंड ग्रोथ रेट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रिलायंस ग्रुप का स्ट्रैटेजी क्या है? इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ व्हाट? रिलायंस ग्रुप में 3 डिविजन है, एक पेट्रोलियम डिवीजन है, एक टेलीकॉम डिवीजन है, तीसरा रिटेल डिवीजन है जो कस्टमर्स से नॉर्मली डील करता है। अब ये तीनों क्या रिलेटेड नेचर के बिजनेसेस है? नहीं, बिल्कुल ही अलग है। एक तरफ पेट्रोलियम है तो दूसरी तरफ टेलीकॉम है, तो ये दोनों बिल्कुल ही अनरिलेटेड बिजनेसेस है, मतलब कॉन्ग्लोमरेट है, ये अनरिलेटेड है, यानी दीज आर कॉन्ग्लोमरेट। Reliance Industries is a conglomerate. Next, for an actor in Bollywood, outstanding performance would be a what? एक एक्टर के लिए उसका परफॉर्मेंस क्या होगा? क्या वो उसका एसेट है? नहीं, ये तो उसका स्किल है जो उसने बनाया है, तो वो उसका कोर कॉम्पिटेंस है। कोर कॉम्पिटेंस में क्या होता है, आपने डिस्कस कर रखे, रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज को हम यूज करके एक स्किल बना लेते हैं जो कोई और कॉपी नहीं कर पाए। इट इज डिफिकल्ट टू इमिटेट, वो कोई और कॉपी नहीं कर पाएगा, तो वो कोर कॉम्पिटेंस बन जाता है, मतलब डिफिकल्ट टू इमिटेट। कोई किसी और के परफॉर्मेंस को इमिटेट या कॉपी नहीं कर सकता। इमिटेट मतलब कॉपी। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट,
प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कैश काउ क्या इंडिकेट करता है? कैश काउ मतलब क्या? बीसीजी मैट्रिक्स से याद करो, कैश काउ वो होता है जहां पे अपने कंपनी का मार्केट शेयर बहुत अच्छा है, हाई मार्केट शेयर है, बट ग्रोथ कम है। जैसे आईटीसी के लिए अपने डिस्कस करेंगे, उसका सिगरेट वाला डिवीजन कैश काउ है, ग्रोथ पता नहीं सिगरेट इंडस्ट्री का क्या है, पर आईटीसी को उससे बहुत अच्छा रेवेन्यू आज के दिन आता है, उसका शेयर अच्छा है। तो ये क्या है? ये तो रहा हाई शेयर, लो ग्रोथ एंड लार्ज पॉजिटिव कैश फ्लो। आज के दिन उससे उसको फायदा मिल रहा है। नेक्स्ट, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने सप्लायर को अक्वायर करता है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने सप्लायर के पास चले जाता है, अपने सप्लायर को अक्वायर कर लेता है, तो वो क्या है? सपोज करो जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं, राइट? जो हम लोग अगर पढ़ाते हैं, अगर हम लोग अपने प्रिंटर को अक्वायर कर ले, जो बुक प्रिंट करके देता है, करेक्ट, उसको अगर अक्वायर कर लिया जाए तो क्या किया जाएगा? बैकवर्ड चले गए, अपने वैल्यू चेन में बैकवर्ड जाना है, तो बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट, डेल्फी टेक्निक क्या है? ये एसएम का पार्ट नहीं है, डेल्फी टेक्निक अपने ओएम में डिस्कस करते हैं। अगर आपको याद होगा, फोरकास्टिंग में हमने पढ़ रखा है क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग, और क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग में एक्सपर्ट ओपिनियन हम लेते हैं मार्केट से। एक्सपर्ट, इंडस्ट्री एक्सपर्ट, अलग अलग एक्सपर्ट के लोग, अलग अलग फील्ड्स के लोग, जैसे फाइनेंस के, टैक्सेशन के, लॉ के, उन सभी से हम उनका ओपिनियन लेते हैं कि उनको क्या लग रहा है। तो ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट से जब हम ओपिनियन लेते हैं, उसको बोला जाता है डेल्फी टेक्निक, और उसका एक दूसरा नाम है डेल्फी टेक्निक। नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज सर्टेन बेसिक टास्क्स एज फॉलोज। क्या वो मॉनिटर करते हैं प्लान्स को? नहीं। क्या वो डिजाइन करते हैं ऑप्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट? बिल्कुल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर आपको याद होगा, लेवल ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से सोचो, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, या एकदम नीचे फंक्शनल लेवल। ये कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स हैं, और कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स का काम क्या है? ओवरऑल स्ट्रैटेजी डिजाइन करना। तो ऑप्शन बी, डिजाइन करते हैं ये लोग स्ट्रैटेजीज को। मैकिंजी 7S फ्रेमवर्क अपना एकदम पढ़ा हुआ है, क्लियर कट। इट कंसिस्ट्स ऑफ व्हाट? अब ऐसे आपको डायरेक्टली 7S फ्रेमवर्क का 7S याद आना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो इसमें बेस्ट केस कैसे अप्रोच होना चाहिए? हर एक ऑप्शन को पढ़ो और उससे समझो कि ये एस नहीं था कहीं पे। जैसे आप पहले ऑप्शन को अगर पढ़ोगे, स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कहीं नहीं था, सुपरविजन कहीं नहीं था, करेक्ट। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी, सिस्टम, स्किल्स, सिंडिकेशन कहीं नहीं था। उसके बाद स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी, सिस्टम, स्किल्स, स्टीयरिंग पावर कहीं नहीं था, तो बच गया अपना ऑप्शन डी, राइट। नेक्स्ट, व्हाट आर इंड्योरिंग स्टेटमेंट्स ऑफ पर्पस? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को हम लोग क्या बोलते हैं? विजन, मिशन या ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। मिशन, ये तो अपना पढ़ा हुआ ही है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बोला जाता है मिशन स्टेटमेंट्स को। नेक्स्ट, आउटसोर्सिंग किसको बोलते हैं? आउटसोर्सिंग हम तब करते हैं जब सपोज करो हम लोग के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी कम हो गया, लेट से 100 यूनिट, किसी भी गुड का 100 यूनिट बनाना है, पर अपने पास कैपेसिटी है सिर्फ 60। एक ऑप्शन है कस्टमर को बोल दो कि 40 यूनिट हम और नहीं बना सकते, पर उससे कस्टमर किसी और के पास जाएगा, तो वो हम लोग अवॉइड करते हैं। इंस्टेड क्या करेंगे, किसी और मैन्युफैक्चरर को बोलेंगे कि 40 यूनिट बना के हम लोग को दे दो, और हम लोग कस्टमर को सेल कर देंगे। सेंस बना? तो यहां पे हम लोग किसी और मैन्युफैक्चरर से परचेज कर लेते हैं, उसको आउटसोर्स करके। देखो, परचेजिंग अ वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटी फ्रॉम एन एक्सटर्नल सप्लायर। नेक्स्ट, एक एक्ट्रेस के लिए, फॉर एन एक्ट्रेस इन बॉलीवुड अ प्रिटी फेस वुड बी अ व्हाट? एक एक्ट्रेस के लिए उसका प्रिटी फेस क्या होगा? क्या वो एक एसेट है? क्या वो एक स्ट्रैटेजिक एसेट है, कोर कॉम्पिटेंसी है, या कैपेबिलिटी है? अब वो कोर कॉम्पिटेंसी या कैपेबिलिटी तो नहीं है, क्योंकि ये उसका बनाया गया नहीं है, ये तो भगवान का देन है, राइट। तो नीचे ये दोनों तो नहीं है। तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? पॉसिबिलिटीज है, एक तो एसेट या दूसरा स्ट्रैटेजिक एसेट। अब एसेट अगर है तो भाई ये तो कहीं पे भी जाके किसी का भी हो सकता है, पर ये कहीं पे किसी का नहीं है, ये सिर्फ कुछ लोगों का हो सकता है, विच मीन्स एक स्ट्रैटेजिक एसेट है, डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट। मार्केट में जाके आप इसको नहीं खरीद सकते ना, करेक्ट। डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट
क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इज कंसर्न्ड विद स्टेटिंग द पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट। यहां फोकस कर रहा है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस पे। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस है क्या, यहां ये पूछ रहा है। पहला देखते हैं स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं। अगर आपको ध्यान होगा, हम अपने कल को याद रखते हैं। कल मतलब विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, हम लोग को पहुंचना कहां है, और उसके लिए हम लोग अपने आज पे फोकस करते हैं। इन्वायरमेंटल एनालिसिस, अपने इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं। स्वॉट एनालिसिस करते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स वगैरह क्या है, और आज से लेके कल तक पहुंचना कैसे है, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स बना के एक बेस्ट कोर्स ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें कौन सा बेस्ट पॉसिबल आंसर अगर आप देखोगे, ये वाला आ रहा है, ऑप्शन बी। मिशन, विजन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाया, अप्रेजल किया, मतलब एनवायरमेंटल स्कैनिंग, अप्रेजल पढ़ा हुआ है। उसके बाद गैप एनालिसिस किया कि भाई आज से लेके कल तक पहुंचना कैसे है। करेक्ट। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजिक चॉइस मेक्स अ स्टेटमेंट अबाउट कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एज वेल एज बिजनेस स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी अगर आपको पता होगा, टॉप लेवल वाले लोग बनाते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट ये स्ट्रैटेजी को बनाता है। और बिजनेस मतलब क्या हुआ, उससे नीचे वाले लोग, हर एक बिजनेस ओनर, जैसे सपोज करो आईटीसी का टॉप मैनेजमेंट हो गया कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट, उसमें अलग अलग बिजनेसेस हैं, जैसे सिगरेट डिवीजन एक हुआ, होटल डिवीजन एक दूसरा बिजनेस हुआ, तीसरा अपना पेपर डिवीजन एक तीसरा बिजनेस हुआ, चौथा फूड डिवीजन चौथा बिजनेस हुआ। तो वो हो गया अपना बिजनेस लेवल। अलग अलग बिजनेसेस के लिए वो लोग इंचार्ज हैं, अलग अलग बिजनेसेस को वो लोग सुपरवाइज करेंगे। तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं, तो पहला वाला नहीं होना चाहिए। बट सीएमए इंस्टीट्यूट ने ऑप्शन ए को राइट आंसर मार्क कर रखा है और बोला दे आर वन एंड द सेम। पर ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमने तो ये ऑब्वियसली पढ़ रखा है कि कॉर्पोरेट लेवल हो गया टॉप लेवल मैनेजमेंट, बिजनेस लेवल हो गए नीचे वाले लोग, उससे नीचे वाले लोग जो इंडिविजुअल बिजनेसेस के ओनर्स हैं। तो द बेस्ट पॉसिबल आंसर इज डी। बोथ स्टेट्स सर्टेन कोर्स ऑफ एक्शन। एक टोटल यूनिट के लिए बताता है, टोटल यूनिट मतलब ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट लेवल, और दूसरा बताता है एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, इंडिविजुअल बिजनेस के लिए बिजनेस लेवल। सेंस बना यहां तक पूरा। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसमें इन्वॉल्व रहेंगे? इट वेरीज फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव। कहीं पे वो लोग पैसिव रोल प्ले कर सकते हैं, कहीं पे वो लोग एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। आगे क्या बोला? इट मे पार्टिसिपेट इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, और उसमें बताना है किसमें ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे, नीचे वाले में। ऑब्वियसली कोई एक ही आपको बताना है। पहला, इट कॉन्स्टेंटली ओवरसीज मिशन ऑब्जेक्टिव्स पॉलिसी। कॉन्स्टेंट सुपरविजन करने का उनके पास टाइम नहीं रहता है, बीच बीच में वो लोग करते हैं, तो पहला तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, इट अप्रूव्स इश्यूज लाइक R&D कोलैबोरेशंस एंड लिंकेजेस विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। हाँ, उन लोग का ये काम होता है कि कहां पे इश्यूज है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। अगर प्रॉब्लम है तो वो लोग एड्रेस करने पे फोकस करते हैं। तो इश्यूज एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। करेक्ट। नेक्स्ट क्या बोला? कैपिटल बजटिंग, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च ये सब जरूरी नहीं है कि हर बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ही लोग आके करें। करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट, ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी क्या है? ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी क्या है? जब कोई कंपनी का एक अच्छा पोजीशन है पर वो मार्केट लीडर नहीं है अभी तक। एक कंपनी जिसका अच्छा पोजीशन है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, बट वो मार्केट लीडर नहीं है, वो जब मार्केट लीडर को कॉम्पीट करने जाता है प्राइस कम करके या कस्टमर को बहुत ज्यादा डिस्काउंट देके, तब उसको बोला जाता है ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी। क्यों? क्योंकि उसको लीडर बनना होता है। मतलब जब कोई सेकंड पोजीशन पे है और उसको फर्स्ट जाना है, तब वो ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी फॉलो करेगा। राइट। देखो, फॉर दोज कंपनीज आर स्ट्रॉन्ग बट दे आर नॉट लीडर्स, और उनको कैप्चर करना है मार्केट को। सेंस बना? नेक्स्ट, सेल्स फेमस एडवर्टाइजिंग कैंपेन, देयर इज अ बिट ऑफ स्टील इन एवरीवन्स लाइफ। ये क्या है? सेल क्या बोल रहा है कि भाई वो स्टील का बिजनेस करता है, वो स्टील के प्रोडक्ट्स बेचता है। स्टील प्रोडक्ट स्टेटमेंट वो कहां बताया जाता है? प्रोडक्ट्स और बिजनेसेस के बारे में कहां बताया जाता है? अपने मिशन में। तो ये मिशन हो गया। नेक्स्ट, मार्केटिंग रिसर्च स्टडीज आर अंडरटेकन। कहां पे वो अंडरटेक किया जाता है? किस फील्ड में? पहला, ब्रांड लॉयल्टी के लिए। हाँ, ब्रांड लॉयल्टी के लिए हम लोग रिसर्च करते हैं।
नेक्स्ट, मार्केट पोटेंशियल जानने के लिए कि किसका पोटेंशियल क्या है, हाँ ये भी करते हैं। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर तो ऑल ऑफ द अबव लग रहा है, पर एक बार बाकी भी पढ़ लेते हैं। प्रोडक्ट और प्राइस के रिलेशनशिप को, हाँ अगर आप प्राइस कम करोगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा डिमांड आएगा। एंड अपने एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को रिवाइज करने के लिए, बिल्कुल, तो ऑल ऑफ द अबव बेस्ट पॉसिबल आंसर है। नेक्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन इज डैश इन लो रिटर्न इंडस्ट्रीज। लो रिटर्न मतलब प्रॉफिट कम है उस इंडस्ट्री में। तो भाई प्रॉफिट कम कैसे है, जब कंपटीशन हाई है, बहुत कंपटीशन है, बहुत सारे प्लेयर्स है, बहुत सारे सेलर्स है, तो नेचुरल बात है ना कंपटीशन कम ही होगा। तो इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन इज हाई। करेक्ट है यहां तक? चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 पे जाते हैं। क्या बोल रहा है, एंसॉफ क्या 4 स्ट्रैटेजीज का बात करता है। एंसॉफ मैट्रिक्स 4 स्ट्रैटेजी क्या बोलता है, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट या डाइवर्सिफिकेशन, राइट। तो इसमें से कौन सा है, ये रहा ऑप्शन सी, पेनिट्रेशन, डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट, डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स हम किसको बोलते हैं, डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स हम किसको बोलते हैं, जो सिर्फ डायरेक्शन बताए कि आपको कहां जाना है। ये एक्चुअल स्ट्रैटेजी नहीं बताता, ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है, जो 9 सेल जीई मैट्रिक्स में होता है। करेक्ट, यहां बहुत सारे अलग अलग पॉसिबल स्ट्रैटेजीज बता देते हैं और आप जो मन करे आपको जिस डायरेक्शन में जाना है, आप वो स्ट्रैटेजी चूज कर सकते हो। करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर्स वुड बी आइडेंटिफाइड विद एफएमसीजी। एफएमसीजी कौन से मार्केट्स में एग्जिस्ट करेगा, क्या वहां मोनोपोली है, बिल्कुल नहीं। क्या वहां मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, मतलब मल्टीपल सेलर्स जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, हाँ एफएमसीजी कंपनीज में बहुत सारे सेलर्स हैं जो प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। ओलिगोपोली, फ्यू सेलर्स सेलिंग अ प्रोडक्ट, नहीं। परफेक्ट कंपटीशन, इसमें भी मल्टीपल सेलर्स होता है, पर मोनोपोलिस्टिक और इसमें एक डिफरेंस है। मोनोपोलिस्टिक में कुछ डिफरेंशिएशन रहता है, प्रोडक्ट अलग अलग कंपनीज के कुछ अलग होंगे, टेस्ट में फर्क होगा, पर परफेक्ट कंपटीशन में एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट रहता है, राइट। नेक्स्ट, अ प्रोडक्ट लाइन इज अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स, अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स जो क्या है, क्लोजली रिलेटेड। जैसे क्या प्रोडक्ट लाइन का एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट लाइन में आप लैपटॉप को भी ला सकते हो, टैबलेट को भी ला सकते हो, स्मार्टफोन को भी ला सकते हो। क्या ये क्लोजली रिलेटेड है, बिल्कुल, मोर और लेस सिमिलर टाइप का काम करते हैं, क्लोजली रिलेटेड है। क्या ये सेम चैनल के थ्रू मार्केट किए जाएंगे, हाँ। क्या ये सिमिलर काम करते हैं, करेक्ट, ऑब्वियसली। तो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, न्यू एंट्रेंट्स आर मोर लाइकली व्हेन, किसी भी इंडस्ट्री में नए एंट्रेंट्स या नई कंपनीज कब एंटर करेंगे, किस केस में करेंगे, When it is difficult to gain access to distribution channel, अगर डिफिकल्ट है तो नया एंट्रेंट आएगा कैसे, नहीं आ पाएगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल हाई है, जैसे टाटा स्टील का इकोनॉमीज ऑफ स्केल हाई है, तो नया स्टील का कंपनी नहीं आ सकता जल्दी से, तो यहां पे भी नहीं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लो है, हाँ यहां पे आ सकता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लो है मतलब क्या, ज्यादा उसको फीचर्स नहीं देने, कोई बेसिक सा प्रोडक्ट बना के वो सेल कर सकता है और वो बिक जाएगा। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज लो, करेक्ट। और लास्ट देखे तो कैपिटल रिक्वायरमेंट इज हाई, वापस से वो एक एंट्री बैरियर है। नेक्स्ट चलो, क्या बोला, द मैनेजरियल टास्क ऑफ इंप्लीमेंटिंग अ स्ट्रैटेजी फॉल्स अपॉन द शोल्डर्स ऑफ, किसका ये काम है कि वो स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करे, कोई एक जन का काम थोड़ी है, ये तो अलग अलग लेवल पे सब अपना अपना स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते हैं। बिजनेस लेवल वाले लोग अपने स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने में ध्यान देते हैं, बिजनेस लेवल के स्ट्रैटेजी को, और फंक्शनल लेवल नीचे वाले लोग, लोअर लेवल मैनेजर्स अपने स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं। कोई एचआर स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करेगा, कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करेगा, कोई प्रोडक्शन परचेज सेल स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करेगा, राइट। तो हर टाइप के मैनेजर्स करेंगे, ऑल मैनेजर्स, राइट, इन their respective areas। उसके बाद द स्ट्रैटेजी विच कॉन्सेंट्रेट्स अराउंड अ प्रोडक्शन मार्केट, अ प्रोडक्शन मार्केट मतलब एक सिंगल मार्केट में जो स्ट्रैटेजी कॉन्सेंट्रेट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे नीश, उसको हम बोलेंगे नीश। नीश मतलब क्या, सिंगल मार्केट पे फोकस किया जाएगा, वो ज्यादा इधर उधर कहीं माथा नहीं लगाता, करेक्ट। नेक्स्ट,
कॉर्पोरेट विजन क्या है? एक सपना ही तो है, ड्रीम, कॉर्पोरेट ड्रीम। फ्यूचर को लेके हम कुछ सोचते हैं, एक स्टेट में एक इंटेंशन है, एक ड्रीम है, कहां जाना है। नेक्स्ट, नीश इज सिमिलर टू व्हाट? ग्रोथ नहीं, मिल्किंग नहीं, फ्लैंकिंग, हाँ मतलब कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया जा रहा है यहां पे मार्केट को, एक ही मार्केट में रह के उसी मार्केट में हम काम करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, वो है अपना फ्लैंकिंग स्ट्रैटेजी। सप्लायर कब पावरफुल होगा? किस समय सप्लायर का बार्गेनिंग पावर ज्यादा रहेगा? माइकल्स 5 पोर्टर एनालिसिस, सप्लायर पावरफुल कब रहेगा? जब वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, बिखरा हुआ है, तब तो वो पावरफुल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, यूनिक प्रोडक्ट दे रहा है, हाँ जैसे कि कोविड के समय में कोवैक्सीन या कोविशील्ड, क्या ये यूनिक प्रोडक्ट्स है? हाँ, कोविड वैक्सीन हर कोई थोड़ी बना रहा था, दीज आर यूनिक प्रोडक्ट्स। तो क्या ये लोग कुछ भी मन मर्जी में जो मन में आता चार्ज कर सकते थे और हम लगवाते? कहीं ना कहीं यस, लगवा भी लेते। तो इस केस में सप्लायर्स आर पावरफुल। नेक्स्ट, अ कंपनीज एक्चुअल स्ट्रैटेजी, कंपनी का स्ट्रैटेजी कैसा रहता है? देखो, मोस्टली हिडन टू आउटसाइड व्यू एंड नोन ओनली टू टॉप लेवल। क्या बकवास बात है, स्ट्रैटेजी तो हम सबको कम्युनिकेट करते हैं, नीचे वाले लोग तक को बताते हैं। नेक्स्ट, टिपिकली प्लान्ड वेल इन एडवांस एंड यूजुअली डेविएट्स फ्रॉम द प्लान्ड सेट ऑफ एक्शन बिकॉज ऑफ रिस्क्स ऑफ मेकिंग ऑन द स्पॉट चेंजेस। हाँ, कहीं ना कहीं इसको भी बोल सकते हैं ये राइट है, पर बाकी भी पढ़ते हैं, जो बेस्ट पॉसिबल होगा उसी को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, कंपनी का स्ट्रैटेजी पार्टली प्रोएक्टिव होता है, मतलब प्लान्ड रहेगा, प्लान करेंगे स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए, एंड पार्टली रिएक्टिव रहेगा, बिल्कुल एनवायरमेंट चेंजेस के हिसाब से इसमें रिएक्शंस आएगा। तो ये एक बेटर आंसर लग रहा है, ऑप्शन सी एक बेटर आंसर लग रहा है। 41 क्या बोला? द रीजन फॉर फेलियर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में बी डिस्क्राइब्ड एज व्हाट? फेलियर कब होगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का? पहला, ओवर एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्स कॉम्पिटेंस। हाँ, फेलियर होगा अगर आप ज्यादा रिसोर्स ओवर एस्टिमेट कर लोगे, जितना लगना चाहिए उससे ज्यादा रिसोर्सेज को खरीद लोगे, कॉस्ट बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट, सीनियर मैनेजमेंट का कमिटमेंट नहीं आया, वो फेल हो गया, हाँ ये भी है, तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ द अबव ये होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी हम किसको बोलते हैं? ब्लू ओशन मतलब नॉर्मली सोचो, ब्लू ओशन, एक ओशन को इमेजिन करो, क्या आप सपोज करो ओशन में मतलब इतना बड़ा जगह सिर्फ पानी ही पानी, जहां आपको और कुछ नहीं दिख रहा आसपास, वही चीज को यहां पे अप्लाई करो, ठीक है, वही चीज को यहां पे अप्लाई करो, चारों तरफ में सिर्फ पानी आपको दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा, मतलब और कोई वहां नहीं है। इसका मतलब एक ऐसा मार्केट जिसमें और कोई प्लेयर नहीं है, एक मोनोपोली मार्केट, एक मोनोपोली मार्केट, जैसे अपना इंडियन रेलवेज, करेक्ट। देखो, क्रिएटिंग अ न्यू मार्केट वेयर देयर इज नो कंपटीशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द स्ट्रैटेजी ऑफ टाटा ग्रुप कुड बी viewed एज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? टाटा में भी रिलायंस की तरह, जो रिलायंस वाला एग्जाम्पल अभी देखे थे, टाटा में भी देखो ना, इतना बिजनेस है, वो नमक से लेके गाड़ी से लेके स्टील तक सब कुछ बनाता है। टाटा सॉल्ट, ये टाटा सॉल्ट आप खाते हो, टाटा मोटर्स गाड़ी बनाता है, टाटा स्टील बनाता है, टीसीएस सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इट इज अ कॉन्ग्लोमरेट। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज में हम क्या कर सकते हैं? अवॉइड द रिस्क, ट्राई करेंगे रिस्क नहीं आए, रिड्यूस करेंगे रिस्क को, रिड्यूस करने का ट्राई करेंगे, रिटेन, कंबाइन, ट्रांसफर मतलब रिस्क को किसी और को दे देंगे, इंश्योरेंस कंपनी, शेयर द रिस्क किसी और के संग शेयर करेंगे, और हाँ हेज भी करेंगे, तो दोनों ही हम लोग कर रहे हैं, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, बेस्ट टेस्ट ऑफ अ सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन को हम सक्सेसफुल कब बोलेंगे? क्वेश्चन ये है, कब बोलेंगे? व्हेन द स्ट्रक्चर इज वेल मैच्ड टू स्ट्रैटेजी, ये कोई प्रूफ नहीं होता है। नेक्स्ट, व्हेन द स्ट्रैटेजीज एंड प्रोसीजर्स आर ऑब्जर्व्ड इन अ स्ट्रैटेजी सपोर्टिव फैशन, ये भी कोई प्रूफ नहीं है। नेक्स्ट, व्हेन द एक्चुअल परफॉर्मेंस, मतलब जो अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस आया है, जो एक्चुअल रिजल्ट्स आए हैं, परफॉर्मेंस विल मैच और एक्सीड द टारगेट। टारगेट माने जो प्लान था, जो हमने सोच रखा था, एक्चुअल रिजल्ट्स आर बेटर देन द प्लान्ड रिजल्ट, जो सोचा था उससे बेटर कुछ कर पाए, उससे बेटर रिजल्ट्स हमने अचीव कर लिया, तो हम मान लेंगे ना अपना स्ट्रैटेजी वो सक्सेसफुल। तो सी एक प्रूफ है
जिससे मान लिया जाएगा कि आपका स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल था। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सीम टू बी एन एडवांटेज ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। कौन सा यहां एडवांटेज नहीं है, मतलब डिसएडवांटेज होगा। क्या है डिसएडवांटेज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का? बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी कम करता है, ये तो एडवांटेज है। डिसीजन मेकिंग के लिए फ्रेमवर्क देता है, अगेन एडवांटेज। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एडवांटेज। एक्सपेंसिव है, डिसएडवांटेज, लिमिटेशन है। नेक्स्ट, मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ से कौन सा मैट्रिक्स एनालाइज करता है? बीसीजी। बीसीजी मैट्रिक्स मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ में डिवाइड करके रखता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ मैकिन्जी 7S फ्रेमवर्क। 7S फ्रेमवर्क में से इनमें से इन चारों में से कौन सा इसका पार्ट नहीं है? स्किल्स है, स्टाफ है, सिस्टम्स है, सुपरविजन नहीं है, तो द आंसर इज डी। करेक्ट। तो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट, इसको हम एक स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल नहीं बोल सकते। मतलब अगर स्ट्रेंथ नहीं बोल सकते तो क्या बोलेंगे? वीकनेस होगा। तो इन सब में से कौन सा एक वीकनेस है? कौन सा एक वीकनेस है? गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। अगर आपका सप्लायर और कस्टमर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन है तो क्या ये आपका वीकनेस है? नहीं। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट अगर आपको कोई इंसेंटिव दे रहा है, ये वीकनेस नहीं है। नेक्स्ट, फाइनेंशियली आपका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है, आपके पास बहुत पैसे हैं, ये वीकनेस कैसे हो सकता है? नेक्स्ट, रॉ मटेरियल्स बहुत दूर से लाया जा रहा है। रॉ मटेरियल्स बहुत दूर से अगर लाया जा रहा है तो ये डेफिनेटली एक वीकनेस है। ये डेफिनेटली एक वीकनेस है। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट एसबीओ स्ट्रक्चर डज नॉट एक्सपीरियंस वन ऑफ द फॉलोइंग एज एन एडवांटेज। ये इनमें से कौन से को एक्सपीरियंस नहीं करता, मतलब एडवांटेज नहीं, मतलब बेसिकली कौन सा एक डिसएडवांटेज है? पहला, वहां पे करियर डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज है, बिल्कुल है, क्योंकि मैनेजरियल पोजीशंस बहुत है। बेटर कंट्रोल होता है वहां 100%। हाई कॉस्ट, हाँ हाई कॉस्ट तो डिसएडवांटेज होगा ना। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइस वॉर्स एयरलाइन इंडस्ट्री में होना, मतलब क्या? कंपटीशन है तभी तो प्राइस वॉर होगा ना। सपोज करो आज के दिन एयरलाइन इंडस्ट्री में कौन है? इंडिगो है, स्पाइस जेट है, गो एयर है, एयर एशिया है, विस्तारा है, बहुत सारे एयरलाइंस हैं। तो ये लोग आपस में प्राइस वॉर करते हैं, कोई 10% डिस्काउंट देता है, कोई 12% डिस्काउंट देता है। क्यों? ताकि लोग एक दूसरे के पास ना जाए। तो क्या यहां पे प्राइस वॉर्स इसलिए एग्जिस्ट करते हैं, तब एग्जिस्ट करेंगे जब कंपटीशन हाई है। कंपटीशन इज सिवियर, कंपटीशन हाई है, सिवियर है। नेक्स्ट, बीपीआर को हम क्या बोलते हैं? रेडिकल रीडिजाइन, फंडामेंटल रीथिंकिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस, जहां पे सब्सटेंशियल या सिग्निफिकेंट या ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट है। तो इनमें से कौन से में सब्सटेंशियल, सिग्निफिकेंट या ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट है? किसमें है? एलिमिनेटिंग नहीं, ये सब तो कुछ नहीं है। देखो, बी में बोला रीडिजाइन, इसमें बोला रीडिजाइन। एक में बोल रहा है रीडिजाइनिंग ऑपरेशनल प्रोसेसेस, दूसरे में बोल रहा है रीडिजाइनिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। भाई जब बीपीआर में प्रोसेस है तो ये भी तो एक प्रोसेस के लिए ही किया जाएगा ना। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर अप्रोप्रिएट फॉर अ प्रोडक्ट लाइन, जो एक ग्रुप है। अभी तो ऊपर पढ़ के आए थे ऑल ऑफ द अबव, सेम क्वेश्चन यहां रिपीट कर दिया। नेक्स्ट, प्रोडक्ट मार्केट मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रैटेजीज कंप्राइजेस ऑफ स्ट्रैटेजीज, हाँ मार्केट पेनिट्रेशन, डेवलपमेंट, मार्केट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन। किसका है ये स्ट्रैटेजी? इगोर एंसॉफ मैट्रिक्स है ये तो, राइट। प्राइस फिक्सेशन कहां होता है? पहली बार प्राइस फिक्सेशन कहां होगा, किस केस में होगा? जब एक कंपनी नया प्रोडक्ट, देखो क्वेश्चन है प्राइस फिक्सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार प्राइस फिक्सेशन कहां हो रहा है? जब एक कंपनी डेवलप करता है एक नया प्रोडक्ट, हाँ इस केस में होगा। नेक्स्ट, एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एक नए मार्केट में इंट्रोड्यूस करता है, इस केस में भी होगा, क्योंकि नए मार्केट के हिसाब से आपको प्राइस सेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक सर्विस के केस में जब यहां पे नया कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, इस केस में भी होगा। तो ऑल ऑफ द अबव। इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन इज डैश, यहां डैश होना चाहिए था। सेम क्वेश्चन पढ़ के आए थे, हाई इन लो रिटर्न इंडस्ट्रीज। सॉरी। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर क्लोजली रिलेटेड विथ मिशन, इनमें से कौन सा मिशन से रिलेट करता है, पढ़ो फटाफट से। पहला क्या बोला, इट इंक्लूड्स डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स। बिल्कुल, मिशन में प्रोडक्ट्स के भी बारे में बताया जाता है, जैसे अभी सेल का एक मिशन पढ़े थे ना, देयर इज अ बिट ऑफ स्टील इन एवरीबॉडीज लाइफ। तो मिशन में किसके बारे में बताया जाता है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। बाकी तीन अगर आप पढ़ोगे तो क्या बोल रहा है, इट स्पेसिफाइज मैनेजमेंट पॉलिसी। अरे पॉलिसी हुआ ना, वो मिशन कैसे हुआ। नेक्स्ट, रोड मैप देता है फ्यूचर के बारे में, ये तो विजन है, फ्यूचर का बात विजन करता है। मिशन प्रेजेंट का बात करता है, आप सबको ये पता है, अपना पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट, ये बताता है काइंड ऑफ कंपनी दैट द मैनेजमेंट इज ट्राइड टू क्रिएट फॉर फ्यूचर, वापस ये विजन हुआ। तो प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताएगा मिशन। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो एनालिसिस इज अ टर्म यूज्ड, किस किस के लिए पोर्टफोलियो एनालिसिस बोलते हैं हम। पहला, टू आइडेंटिफाई व्हाट स्ट्रेटजी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन और इंप्रूव अ वीक वन। पोर्टफोलियो एनालिसिस में हम कर क्या रहे हैं, अलग अलग कंपनीज या अलग अलग प्रोडक्ट्स या उसके बिजनेसेस को, कंपनी में अलग अलग प्रोडक्ट्स या अलग अलग बिजनेसेस को एनालाइज करते हैं बीसीजी मैट्रिक्स के थ्रू, या मान लो एनसॉफ्ट मैट्रिक्स के थ्रू। ये अलग अलग टूल्स के थ्रू हम एनालाइज करके ये देखते हैं भाई कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है तो उसको कंटिन्यू करेंगे, उस पर फोकस करेंगे, और कौन सा खराब है, जो खराब है उसको ट्राई करेंगे कि वो अच्छा बन जाए, और अगर नहीं बन पा रहा है तो उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे। तो कौन सा ऐसा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, तो पहला वाला आंसर सही लग रहा है। स्ट्रॉन्ग पोजीशन में कौन सा, इसको मेंटेन करो और जो खराब हो गया उसको इंप्रूव करो, राइट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का इनमें से क्या काम नहीं है। पहला, इट हेल्प्स इन सस्टेनिंग एंड इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हाँ, मार्केटिंग है तो डिमांड आ रहा है, और डिमांड आ रहा है तो सप्लाई आ रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो ये तो रोल ऑफ मार्केटिंग है, आंसर नहीं हो सकता। ये इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है ऑब्वियसली, क्योंकि डिमांड बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। नेक्स्ट, यहां पे एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट बनता है, बिल्कुल, क्योंकि मार्केटिंग में हम क्या कर रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट बना के कस्टमर को बेच रहे हैं, मतलब एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट भी है। थर्ड, इट डिमिनिशेस पोटेंशियल एग्रीगेट डिमांड। अरे वो डिमांड को तो बढ़ाता है, डिक्रीज थोड़ी करता है, तो द आंसर इज डी, ये मार्केटिंग का काम नहीं है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ अ विजन। इनमें से कौन सा विजन का बात नहीं करता, ये देखना अपने को। पहला, इट हेल्प्स इन द क्रिएशन ऑफ अ कॉमन आइडेंटिटी एंड अ सेंस ऑफ पर्पस। हाँ, विजन का ये बेनिफिट है, मतलब ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट, रिस्क टेकिंग और एक्सपेरिमेंटेशन फॉस्टर करता है, मतलब इट हेल्प्स यू टू टेक रिस्क्स, बिल्कुल, ये भी एक बेनिफिट है। शॉर्ट टर्म थिंकिंग बोलता है ये, नहीं, वो तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग बोलेगा, तो ये उसका डिसएडवांटेज हुआ। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ कंपनीज एसबीयू और प्रोडक्ट लाइन कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज वन ऑफ द फॉलोइंग। कौन से में इसको हम लोग क्लासिफाई नहीं कर सकते। सब कॉम्पिटिटिव पोजीशन आपने पढ़ा है, क्या होगा कॉम्पिटिटिव पोजीशन, अगर आपको याद आ रहा है 5 होता था। सबसे पहला डोमिनेंट यानी मोनोपोली, फिर स्ट्रॉन्ग, फिर फेवरेबल, टेनेबल और वीक। तो डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल तो है, वॉलेटाइल कोई पोजीशन नहीं होता, टेनेबल एंड वीक पोजीशंस होते हैं। सेंस बना। इसके बाद आपका और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इसी के साथ हमने एसएम के भी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अब आपको काफी कंफर्ट आ गया होगा, क्योंकि हमने ओएम और एसएम दोनों ही के एमसीक्यूज को हमने डिस्कस कर लिया, बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। तो अपना जो 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का फोकस है वो काफी अच्छे से कवर हो चुका है। सेंस बन रहा है, तो ये आपको काफी हेल्प करेगा। बस इसको सॉल्व कर लेना, ये 62 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, और हमेशा ये ध्यान रखना कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए बैठ रहे हो, ये जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 40 के 40 क्वेश्चंस, 40 के 40 ऑब्जेक्टिव्स आपको आने चाहिए। इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो आपको नहीं आते होंगे सारे 40 के 40। वो आपको क्या इंडिया में, इस पूरे इंडिया में जो भी स्टूडेंट बैठेगा उसको नहीं आ सकता और नहीं आता होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसे ही बनते हैं। तो
स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए एमसीक्यूज का, सिंपल सा ये, जो आपको आ रहा है, जो आपका पढ़ा हुआ है, जो डायरेक्टली बुक से उठ के आया, जो आपको आता है, एकदम क्लियर कट उसको मार्क कर दो, और जो आपको नहीं आ रहा है, आपको डाउट है, उसको छोड़ के मत आना। जहां जहां आपको डाउट है वहां एलिमिनेशन अप्रोच फॉलो करो। क्वेश्चन पढ़ लिया, चारों ऑप्शन पढ़ लो, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है चारों ऑप्शन पढ़ लो, और जो आपको गलत लग रहा है उसको क्रॉस करते हुए चलो, जैसा हमने किया, राइट साइड में क्रॉस करते हुए चले, और जो बेस्ट पॉसिबल आंसर लग रहा है उसको टिक करो। पर अटेम्प्ट आपका 40 आउट ऑफ 40 होना चाहिए, क्योंकि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। जब नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है तो आप किस बात के लिए उसको छोड़ के आओगे। अटेम्प्ट आप 40 आउट ऑफ 40 करोगे, और जो आता है वो तो क्लियर कट आप अटेम्प्ट करोगे, और जो नहीं आता है वो भी आप ट्राई करोगे, बेस्ट गेस जो आप मार पाओ वो बेस्ट गेस मारने का। क्लियर है यहां तक? ये आप स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, एंड ऑल द बेस्ट, ये आपको हेल्प करेगा। डन, बाय बाय।